हेलो, वेलकम टू माय चैनल जन्नत इन कनाडा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने 12 डेज के अंदर अपना कनाडा का वीज़ा किस तरह सिक्योर किया, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी लॉयर के। 12 डेज के अंदर अंदर मेरा वीज़ा किस तरह आया। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी सारी जर्नी बताऊंगी। मैंने प्रोसेस किस तरह किया, ऑफर लेटर किस तरह लिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और कब अप्लाई किया और कितना मेरा खर्चा आया और किस तरह मैं 100% श्योर थी कि मेरा वीज़ा आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये मैं नहीं हूँ, ये फिल्टर है। मेरा नाम जन्नत है। मैं 1 महीना पहले कनाडा में आई थी। मैं हैलिफैक्स में रह रही हूँ। नोवा स्कोशिया प्रोविंस है कनाडा का, उसमें एक सिटी है हैलिफैक्स, मैं वहाँ रह रही हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ डलहौजी यूनिवर्सिटी से इंटरनेट वर्किंग में। 2 इयर्स का प्रोग्राम है। और इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी बता दूँ। मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम पाकिस्तान। 4 ईयर का जो डिग्री प्रोग्राम होता है BSc मैंने वो किया हुआ है। उसके अलावा मेरा 2 इयर्स का गैप था। तो अब आप लोगों को मैं सारी अपना बता देती हूँ कि मैंने किस किस तरह किया। और यकीन करो, आप में से कोई भी वीज़ा ले सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। लास्ट ईयर 70% वीज़ा सक्सेस रेट रहा है कनाडा का मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हम पाकिस्तान में यही सुनते थे कनाडा का वीज़ा नहीं लगता, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, आप अपना पैसा वेस्ट कर रही हो, आप कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं इधर आई हूँ ना, मैं आके देख रही हूँ इतने स्टूडेंट्स आए हैं और सबका वीज़ा लगा है। बस चंद वो जिनके पहले रिजेक्शन रेशो थी या जिन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया उनका वीज़ा नहीं लगा, नहीं तो सबका वीज़ा लगता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए। इसका जवाब है एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकता है अपना वीज़ा प्रोसेस करना शुरू कर दें, क्योंकि कनाडा यूजुअली ना टाइम बहुत ज़्यादा लेता है वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। उसके अलावा अगर आप टाइमली अप्लाई कर देते हो तो आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस की रेशो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने अप्लाई अप्रैल में सोचा था कि मुझे कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करना है। उससे पहले मेरा आइल्स डन था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पास डिग्री थी। लेकिन स्टिल मैंने सितंबर इनटेक को नहीं चूज़ किया और मैंने जनवरी इनटेक को चूज़ किया। उसकी 2 बड़ी रीजंस थी। एक तो बाज़ आपकी ना यूनिवर्सिटी की तरफ से देर हो जाती है। यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर नहीं जल्दी देती, आपको बैंक वाले जल्दी आपकी फ़ीस नहीं पहुंचाते और इस तरह आगे जाके ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी क्लासेस लगने वाली होती हैं, आप अपना वीज़ा अभी तक अप्लाई कर नहीं रहे होते, तो आपके लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपको पहले मतलब बहुत देर पहले ही कर देना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि बाज़ात इमिग्रेशन की तरफ से ही आपको रिस्पांस नहीं आता। वैसे तो इमिग्रेशन ने अब 3 मंथ्स का कर दिया हुआ है वीज़ा रिस्पांस, स्टूडेंट वीज़ा रिस्पांस। लेकिन स्टिल अगर वो ज़्यादा टाइम ले लें तो फिर आपको डेफरल लेना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो यही बेहतर है कि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। लाइक अगर आप सितंबर इनटेक के लिए सोच रहे हो ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अभी से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, अपना आइल्स कर लो, उसके अलावा अपनी डिग्री ले लो, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो और फिर उसके बाद फरवरी मार्च में आप अपना वीज़ा प्रोसेस करना शुरू कर दो। मैंने अप्रैल में सोचा और मई में मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ऑफ़र लेटर। हम पाकिस्तान में यही सोचते हैं कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर लेना है तो 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, जहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आएगा वहाँ पे अपना प्रोसीजर शुरू कर देना। लेकिन एक और बात आपको क्लियर कर दूँ कि कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कुछ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगती है, 100, 120, 125 डॉलर्स तक। लेकिन मैंने 5 यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट की थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक में ही अप्लाई किया था जहाँ से मेरा ऑफर लेटर आया और मुझे कंफर्म था कि यहाँ से मेरा ऑफर लेटर आने वाला है, इसलिए मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगी कि मुझे कैसे पता था कि यहाँ से मेरा ऑफर लेटर आएगा और मुझे यहाँ पे फीस सबमिट करवा देनी चाहिए। मैंने अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई मैंने किया मई के स्टार्ट में, मई के फर्स्ट वीक में मैंने अप्लाई कर दिया और 28 मई को मुझे मेरा ऑफ़र लेटर मिल गया। विद इन 26-27 डेज़ मेरा ऑफ़र लेटर आ गया। वो भी इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक चल रही थी, 15 डेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ थी और यूनिवर्सिटी ऑन होने के मेरा ख्याल है 1 वीक बाद तक मेरा ऑफ़र लेटर आ गया।
अब ऑफर लेटर आने के बाद अगला प्रोसेस था डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ मैंने रेडी किए, एफिडेविट्स वगैरह मैंने रेडी किए, उसके अलावा अपना एक्सपीरियंस लेटर मैंने बनवाया, वो मैंने साथ लगाया। और इतनी देर में ना मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आ गई कि अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो आपको 5% फीस सबमिट करवानी है। अब आगे देखो हालात पाकिस्तान के बैंक्स के, कि मैं बैंक वालों के पास गई हूँ, उन्होंने कहा आज तक हमने कनाडा की फ़ीस कभी डिपॉजिट करवाई नहीं, तो हमें कोई आइडिया है ही नहीं। अगर आपको कुछ समझ आती है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप जाके घर जाके फिल कर लो और ये लाके हमें दे दो। मैंने आके यूट्यूब सारा चेक किया, मुझे कहीं से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कोई गाइडेंस नहीं मिली। फिर मैंने अपने हिसाब से जिस तरह मुझे समझ आई, मैंने उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट फिल करके उनको दे दिए। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन हुई और मेरी फ़ीस यहाँ पे पहुँच गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था मेडिकल का। मेडिकल की मैंने अपॉइंटमेंट ली जिस तरह नॉर्मली अपॉइंटमेंट लेते हैं। बाज़ का तो इस तरह भी होता है कि लोग मेडिकल पहले नहीं देते और जब वीज़ा ऑफिसर की तरफ से उनको रिक्वेस्ट आती है मेडिकल की, उसके बाद वो मेडिकल देते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने मेडिकल अपना पहले ही सबमिट करवा दिया था। मैंने मेडिकल अपना दिया 10 दिन के अंदर, 9-10 दिन के अंदर मुझे वहाँ से रिस्पांस आ गया, मतलब मुझे मेल आ गई कि आपका जो मेडिकल है वो पोर्टल पे अपलोड हो गया है। उसके बाद मैंने पोर्टल पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल की, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करवाए। वहाँ पे मैं आप लोगों को गाइडेंस दे दूँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर सबमिट करवाने चाहिए और कौन कौन से आप स्किप कर सकते हो। वो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और उसके बाद आई थिंक 28 जून को मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और विद इन 12 डेज़ 9 जुलाई को मेरा वीज़ा लग के आ गया। मॉर्निंग में ही मुझे मेल आ गई कि आपका वीज़ा लग गया है। सो लाइक विद इन 12 डेज़ मेरा वीज़ा आ गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस कैटेगरी में अप्लाई किया। कनाडा में 2 कैटेगरीज हैं, एक है एसडीएस वीज़ा और एक है नॉन एसडीएस वीज़ा। मैंने अपना एसडीएस में अप्लाई किया था, लेकिन अब एसडीएस बंद हो गया, अब सिर्फ नॉन एसडीएस है। एसडीएस में क्या होता था कि आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी पड़ती थी, आपको 2 सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती थी और आप अपना वीज़ा अप्लाई करते थे। नॉन एसडीएस में क्या है कि आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है और आपको बैंक स्टेटमेंट रखवानी पड़ती है। सो मैंने एसडीएस में अप्लाई किया था। अब एसडीएस कैटेगरी इन्होंने बंद कर दी है, लेकिन ये खुशखबरी की बात है क्योंकि अब सारे जिनसे हैं वो एक पेज पे ही कंसिडर किए जाएंगे। मेरी यूनिवर्सिटी में ही एक लड़के ने नॉन एसडीएस में अप्लाई किया था और उसका वीज़ा भी लग गया। मतलब कि एसडीएस नॉन एसडीएस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा वीज़ा लगेगा, तो आपका लग ही जाता है। यकीन करो, जब तक आप खुद नहीं ना कॉन्फिडेंट होगे तो आप प्रोसेस कर ही नहीं सकते। और जितने इनकरेज करने वाले लोग मिलते हैं ना, उससे ज़्यादा डिस्करेज करने वाले ही मिलते हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, सब कह रहे थे आप अप्लाई करो, मैं कॉन्फिडेंट थी मेरा वीज़ा लगेगा ही लगेगा। अभी 1-2 एजेंट ने स्पेशल कॉल करके मेरे फादर को भी कहा था कि आप ना अप्लाई करें, पैसा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं और मेरी फैमिली जिनसे थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और ये वीज़ा लग गया। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की और मैंने नोवा स्कोशिया क्यों सेलेक्ट किया। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की एक यही वजह थी कि यहाँ पे फ़ीस बहुत कम थी। इंटरनेट वर्किंग कंप्यूटर की फील्ड है और फ़ीस बहुत कम थी, इस वजह से मैंने इसमें अप्लाई किया। आप इसी यूनिवर्सिटी में ना भी अप्लाई करें, ये कोई ये नहीं है कि आपने ज़रूर इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपके पास 1000 ऑप्शन आपको मिलेंगे आपकी फील्ड से रिलेटेड। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत है। आप थोड़ा टाइम निकाल के 1-2 घंटा निकाल के आप सर्च कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है, क्या फ़ीस है, उस हिसाब से आप कंपेयर करो और उस यूनिवर्सिटी में बस आप अप्लाई कर सकते हो। सो नोवा स्कोशिया सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन था हैलीफैक्स को कि यहाँ पे पीआर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1-2 मुझे अब सिटीज़ का नाम नहीं याद, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह ये ज़रा यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, इस वजह से ये मैंने हैलीफैक्स लिया था। अभी हैलीफैक्स में मैं आई थी तो यहाँ पे आके एक दफ़ा बंदा घबरा ही जाता है क्योंकि आपको बिल्कुल लोग देखने को नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो वाइट पीपल ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन नहीं है, यहाँ पे हैं, बहुत कम है। साउथ इंडियंस और मतलब जो गुजराती हैं, साउथ इंडियंस हैं और जो वाइट पीपल हैं वही आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप इनसे मिलते हो ना, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि नहीं यार ये भी अच्छे लोग हैं, तो वाई नॉट। इसके बाद मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगी यार, मोटिवेट करना चाहूँगी, वाई नॉट, आपको अप्लाई करना ही चाहिए। एक चीज़ अगर आप लोगों ने सोच लिया ना कि मुझे कनाडा के लिए अप्लाई करना है, तो बस आप मोटिवेट रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आप ये नहीं किसी की बात सुन के कि कनाडा का तो वीज़ा लगता ही नहीं है, आपको करना ही नहीं चाहिए, ये सब सुन के बस आप छोड़ दें। अगर आपने सोच लिया ना
तो आपको आज के आज ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये मेरी जर्नी से मैंने सीखा है कि अगर आपने सोच लिया ना, आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है ना, तो आपको बस अप्लाई कर देना चाहिए। कनाडा में इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, नॉन STS में तो बिल्कुल कम पैसे लगेंगे। मेरा STS था, उसमें मुझे 20,635 कैट्स उनसे थे, वो ब्लॉक अमाउंट रखनी पड़ी थी जो 45 लाख तक था। उसके अलावा मुझे एक पूरे साल की फीस देनी पड़ी थी। अगेन उसमें ज़्यादा मेरे पैसे लगे थे। लेकिन अगर नॉन STS में आप अप्लाई करोगे, उसमें सिर्फ आपको 1 सेमेस्टर की या 2 सेमेस्टर की फीस दे दोगे, वीज़ा चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगेन वो आपके ही हैं, वो आप किसी को मतलब आपके ही आगे काम आ जाएंगे। तो राइट लाइक 25 लाख से 40 लाख के अंदर आप अपना वीज़ा इजीली ले सकते हो। इधर आने के बाद भी ना आपको 2 तरह के ही लोग मिलते हैं, एक वो जो आपको इनकरेज करते हैं, एक वो जो आपको डिस्करेज करते हैं। कुछ कहते हैं ओह आप कहाँ आ गए हो, जलील हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कुछ लोग आपको कहते हैं देखो हम कुछ बन गए ना, आप भी कुछ बन जाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ बन जाओ, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली, मैंने बहुत सर्च किया था, आप लोगों को कुछ ऐसा मिले, आप मोटिवेट हो जाओ और आपके लिए गाइडेंस बन जाए और आप ये प्रोसेस कर लो। कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, आपका आइल्स को लेके हो, अब तो PT भी एलिजिबल है, आइल्स PT को लेके कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर कैसे बनवाना है, और उसके अलावा वीज़ा फाइल किस तरह करना है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई पैसे नहीं लेने वाली। मैं डिटेल में एक वीडियो डालूंगी भी। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम ओपन टू हेल्प यू, मैं आप लोगों की मुकम्मल हेल्प करूंगी। और यहाँ आने के बाद जब आप आते हो ना, तो आप देखते हो उन लोगों को जिन्हें बेशक अभी PR नहीं भी मिली, वर्क परमिट में भी है, आपको उन्हें देख के ना एक इंकरेजमेंट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि यार इनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है 2 साल, 3 साल खज्जन होने के बाद, तो हमारा भी हो ही जाएगा। जब एक दफ़ा आप वर्क परमिट पे चले जाते हो ना, आपको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है कि PR मिल जाएगी, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप फुल टाइम जॉब कर रहे होते हो, आप अच्छा अर्न कर रहे होते हो, तो सब कुछ बहुत बेहतर हो जाता है। That's it. That's for today video. Please do subscribe अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी या आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हो। डू सब्सक्राइब, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप लोगों की और सपोर्ट करूँगी। ओके बाय, दैट्स फॉर टुडे वीडियो।